Hello, my dear students. Welcome to the channel. I am Ritika Rathi. और first of all, thank you all of you for your wishes and kind words. And I wish आप सभी को भी CA प्रीफिक्स जल्दी से मिल जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने चैनल पे स्टार्ट की हुई है CA फाइनल ऑडिट में न्यूली एडेड चैप्टर्स को कवर करने वाली सीरीज़, और इस सीरीज़ में हमारे बचे हैं केवल चैप्टर 8 और चैप्टर 10। और अभी मैं आपको एश्योर कर दूं कि हम इसके बाद में पूरी ऑडिट को यूं ही कवर करेंगे, तो आप लोगों को जुड़े रहना है। और बाकी के चैप्टर्स की लिंक देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रही हूँ, कमेंट में पिन कर दूंगी, आप उस पर विजिट करके बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस चैप्टर को वैसे हमें 2 पार्ट्स में कवर करना चाहिए, लेकिन मैं इसे 3 पार्ट्स में कवर करवाऊंगी क्योंकि इसके अंदर SRE 2400 जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो मैं चाहूँगी आप इसको 3 पार्ट्स में कवर करके करें, तो आप पे किसी तरह का कोई बर्डन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो उससे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगी हमेशा की तरह एक स्टोरी बेस्ड केस स्टडी। तो स्टोरी को गौर से सुनिएगा, जिससे ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या है ये केस स्टडी? इस केस स्टडी में एक तो CA फाइनल का स्टूडेंट है जो अभी अपनी आर्टिकलशिप पीरियड में है, उसका नाम है मधुलिका। मधुलिका एक ऐसी एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है जो टीम एक लिस्टेड कंपनी का क्वार्टरली रिव्यू करने जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि सेबी जो है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो किसको रेगुलेट करता है? लिस्टेड कंपनीज को। और उसी ने लिस्टेड कंपनी को मैंडेट किया है कि आपको क्वार्टरली रिव्यू करवाना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसके लिए उन्होंने एक एंगेजमेंट टीम को अप्रोच किया। और उसी के अंदर कौन है उसका हिस्सा? उस टीम का हिस्सा है CA फाइनल की स्टूडेंट मधुलिका। तो अब मधुलिका जो है वो जा रही है रिव्यू पे। उसके दिमाग में कई क्वेश्चंस चल रहे हैं कि इसे ये तो पता है कि क्वार्टरली रिव्यू होता है लिस्टेड कंपनीज का, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि ऑडिट में और रिव्यू में क्या फ़र्क है। क्या यहाँ पर भी उसे एविडेंस कलेक्ट करने होंगी? क्या यहाँ पे वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी? किस तरीके की ये एश्योरेंस इंगेजमेंट रहेगी? रिव्यू और ऑडिट के स्कोप में क्या कोई फ़र्क है? तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो मधुलिका के माइंड में चल रहे हैं, और इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब है ये आपका चैप्टर, जिसके अंदर हम 2 SRE के बारे में पढ़ेंगे। SRE यानी स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। जैसा मैंने आपको केस स्टडी में भी बताया कि रिव्यू से रिलेटेड है ये चैप्टर, तो ये इसमें जो स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं उनका नाम क्या है? SRE। और 2 SRE इस चैप्टर में आएंगे। पहला है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400 और दूसरा है SRE 2410, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2410। तो इस वीडियो में SRE 2400 शुरू करने से पहले हम जो नाम में आ रहा है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, उस तो रिव्यू के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो क्या है ये रिव्यू? क्या ये ऑडिट की जैसा ही है या इसमें कुछ अलग होता है? तो पहले इसमें दी है रिव्यू की डेफिनेशन। रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो इसको जो डिफरेंशिएट करती है जो चीज़ रिव्यू को ऑडिट से, वो यही है कि रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। की वर्ड पकड़िएगा, लिमिटेड वर्ड जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बेसिस पे आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑडिट और रिव्यू दोनों अलग अलग हैं। तो क्या था? रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। एंड अब लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? अगर रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। यानी बेसिक फ़र्क हम समझिए कि रिव्यू और ऑडिट में बेसिक फ़र्क ये है कि ऑडिट में जो एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और रिव्यू में जो एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, उन दोनों में फ़र्क है। रिव्यू में ऑडिट के मुकाबले या ऑडिट के कंपैरिजन में कम लेवल की एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। और रिव्यू और ऑडिट में फ़र्क क्या है? रिव्यू में प्रोसीजर्स कम लगाते हैं और एविडेंस भी केवल उतने ही ऑब्टेन करते हैं जिससे कि लिमिटेड एश्योरेंस मिल जाए, जबकि ऑडिट में ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होती है, जिसके लिए उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए होते हैं। तो ये डिफरेंस समझिए आप। और रिव्यू और ऑडिट में एक सिमिलैरिटी भी है। वो क्या? ये दोनों ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लगाए जाते हैं या परफॉर्म किए जाते हैं, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम ऑडिट करवाते हैं उन्हीं पे रिव्यू होता है। पर दोनों में फ़र्क मैंने आपको ऊपर बताया, प्रोसीजर्स का फ़र्क है, एविडेंस का फ़र्क है, और उससे ज़्यादा किसका फ़र्क है? एश्योरेंस का फ़र्क है। ये था फ़र्क।
अब इसके अंदर पहला स्टैंडर्ड 2400 जिसका नाम है एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल बेसिक सा नाम है कि ऐसी एंगेजमेंट जो रिव्यू करने के लिए वो ये स्टैंडर्ड्स को उसको गाइडलाइंस देगा। तो इस स्टैंडर्ड में पहली चीज़ ये है, पहली लाइन मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में बताई थी कि स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल जो SQCs हम पढ़ते हैं वो हर तरह की एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ MCQ कि SQC है जो हर तरह की एंगेजमेंट सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, तो क्योंकि यहाँ पर ये SRE पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये लाइन मैंने आपको हाईलाइट करके इसीलिए दी है ताकि आप इसे रिटेन रख पाएं। तो अब आ चुका है मेन हमारा जो स्टैंडर्ड है SRE 2400, उसके बारे में डीप डिस्कशन। पहले ये हमें बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों के साथ डील करता है। तो ये स्टैंडर्ड 2 चीज़ों के साथ डील करता है। हम बाकी सभी स्टैंडर्ड्स में भी यही पढ़ते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड है उसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर तरह की एश्योरेंस में गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है और उसमें प्रैक्टिशनर को रिपोर्ट इशू करने को कहता है। ये सब कॉमन लाइंस है जिसका आपको ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड किसके साथ डील करता है। पहला पॉइंट, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी जब वो रिव्यू एंगेजमेंट्स में शामिल होगा या कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन ही इज एंगेज्ड टू परफॉर्म अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हेन द प्रैक्टिशनर इज नॉट द ऑडिटर। उस टाइम पे ये स्टैंडर्ड लगता है जब प्रैक्टिशनर ऑडिटर नहीं है, केवल रिव्यू करने आया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। एक तो ये इस तरीके की एंगेजमेंट्स पे गाइडलाइन प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरा, ये स्टैंडर्ड क्या काम का है, ये बताता है प्रैक्टिशनर को अपनी रिपोर्ट किस फॉर्म में इशू करनी है और उसमें क्या कंटेंट देना है। तो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, ये दोनों बेसिक थे कि इस स्टैंडर्ड में बेसिकली है क्या। और उसके अलावा इस तरीके की रिपोर्ट्स में प्रैक्टिशनर क्या करता है, प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन देता है किसके बेनिफिट के लिए, जो यूजर्स है उस रिपोर्ट के, उनको एक कंक्लूजन तक पहुंचाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। हालांकि लिमिटेड इंश्योरेंस होगी लेकिन जो इंटेंडेड यूजर्स हैं वो उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो रिव्यू के अंदर वो क्या कंक्लूजन दे रहा है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फ्रेमवर्क है या नहीं है। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। रिव्यू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी किया जाता है और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अब ऑब्जेक्टिव्स दी हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, वही सेम आ जाएगा, वही 2 चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी। क्योंकि मैंने आपको तब भी कहा कि किसी भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला कि आप गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएगा, तो अब किस चीज़ के लिए, ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस बाय मेकिंग। अब क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा रिव्यू में प्रोसीजर लिमिटेड लगाया जाता है। तो लिमिटेड प्रोसीजर के अंदर इसमें 2 चीज़ों का कीवर्ड है, 2 ही नाम आएंगे, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इन दोनों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि रिव्यू वाली जो एंगेजमेंट्स हैं उसमें 2 प्रोसीजर्स, ये तो इनका नाम आना ही चाहिए, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो इसमें हम लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं इंक्वायरी करके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के, और क्या चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड और क्या चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बिल्कुल की लाइंस है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमेशा की तरह रिपोर्ट प्रिपेयर करना। उसके बाद में लिखा है कि जो प्रैक्टिशनर होगा उसको एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होगा। बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि जो प्रैक्टिशनर रिव्यू पे जा रहा है उसको ICAI ने जो उसके ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाई है उन्हें फॉलो करना होगा। उसके अलावा इंडिपेंडेंस, यहाँ पर उसे इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए एक्सेप्टेंस देनी है। और प्रैक्टिशनर जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा, यानी जो मेन एंगेजमेंट पार्टनर है जो इस तरीके के रिव्यू के लिए अपॉइंट हुई है टीम, उसके एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि SQC एप्लीकेबल है तो क्वालिटी कंट्रोल देखना होगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी डाली, एंगेजमेंट पार्टनर की। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है इस तरीके की एंगेजमेंट की। उसके बाद में इस तरीके की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या एक्सेप्ट कर लिया है तो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये किन चीज़ों पे बेस्ड होता है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर्स दिए हैं। तो पहला इसमें लिखा है कि अगर प्रैक्टिशनर को लगता है, अगर प्रैक्टिशनर ये चीज़ सोचता है कि देयर इज नॉट अ रैशनल पर्पस टू एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट, यानी इस तरीके की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना रैशनल डिसीजन नहीं होगा, अगर प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और उसे ऐसा क्यों लगेगा,
अगर उसके काम के स्कोप पे लिमिटेशन लगाई जा रही है, मैनेजमेंट जो है वो उसे लिमिटेड एरिया में काम करने को दे रहा है, उसके अलावा प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है कि उसकी रिपोर्ट का मिसयूज होने वाला है या उसका नाम किसी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ा जा रहा है जो खुद एप्रोप्रिएट मैनर में बने ही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देना है। उसके अलावा अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि ये कंपनी है, इस पे जो लॉ लगता है वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है ऑडिट करवाना, तो फिर उसे रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रैक्टिशनर ये तीनों में से कोई भी चीज़ कंक्लूड करता है तो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में क्या है कि अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि इस केस में जो ये मुझे रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करने को कह रहे हैं, यहाँ ये अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म की जानी चाहिए या फिर ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म की जानी चाहिए, इसके अलावा कोई अदर अकाउंटिंग एंगेजमेंट परफॉर्म की जानी चाहिए, तो भी वो रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। उसके अलावा किन किन रीजन से वो सोचना चाहिए उसे एक्सेप्ट करने से पहले, उसे ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई कारण है कि एक्सेप्ट करने के बाद वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा या उसकी इंडिपेंडेंस हैम्पर होगी, तो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा अगर प्रैक्टिशनर की प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, यानी जो वर्क परफॉर्म करने से पहले उसने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, वो ये इंडिकेट करती है कि उसे रिव्यू परफॉर्म करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइकली टू बी अनअवेलेबल होगी या फिर अनरिलायबल होगी। मतलब अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि रिव्यू का काम अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिएगी या तो वो रिलायबल नहीं होगी या फिर वो मिलेगी ही नहीं, तो भी उसे काम एक्सेप्ट करने से पहले सोचना चाहिए। उसके अलावा अगर उसको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे ही विश्वास नहीं है, तो भी उसे सोचना पड़ेगा कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, क्योंकि बाद में मॉडिफाई करने से अच्छा आप एक्सेप्ट करने से पहले ये डिसीजन ले लो। और अगर मैनेजमेंट और TCWG किसी तरीके का उसके काम के स्कोप पे लिमिटेशन लगाते हैं, तो भी उसको ये चीज़ सोच के रखनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, ये सब फैक्टर्स थी जो किसी प्रैक्टिशनर को रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से या फिर कंटिन्यू करने से रोक सकते हैं या फिर उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो उसमें अब आगे कुछ दी है, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशंस नेसेसरी है, यानी जब प्रैक्टिशनर रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करता है तो उससे पहले उसे एश्योर करना चाहिए कि ये कुछ कंडीशंस है, ये मैनेजमेंट को माननी होगी, तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। पहला ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिव्यू करने के लिए कंपनी मुझे अप्रोच कर रही है वो किसी एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पे बने हैं, यानी जो फ्रेमवर्क यूज़ किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में वो एक्सेप्टेबल है। ये तो प्री कंडीशन है। उसके बाद में और क्या पहले से उसको कंडीशन चेक करनी है कि है या नहीं है, वो है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने हर चैप्टर में यही चीज़ पढ़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का काम किसका? मैनेजमेंट का। वो जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। तो क्या मैनेजमेंट ये एक्नॉलेज करता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? और उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स का इम्प्लीमेंटेशन भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। ये चीज़ें प्री कंडीशंस है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट जो यहाँ पे प्री कंडीशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि अगर हम एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो मैनेजमेंट ये इंश्योर करे या मैनेजमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो हमें हर चीज़ को, हर इन्फॉर्मेशन का और हर लोगों का एक्सेस प्रोवाइड करवाएगी। यानी जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिशनर को रिक्वायर्ड होगी रिव्यू परफॉर्म करने के लिए या जिन लोगों का एक्सेस रिक्वायर्ड होगा, मैनेजमेंट उन्हें वो एक्सेस देगी। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे। ये तीनों है प्री कंडीशंस। आगे इसमें कुछ बातें बताई है कि प्रैक्टिशनर को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी एक इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। अब ऐसा है कि मन तो बना लिया है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होगी। वो क्या क्या करनी होगी? पहले डिटरमाइन कीजिए कि वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे? जो हमने पीछे प्री कंडीशंस पढ़ी वो चेक कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो 2-3 पॉइंट तो वैसे ही सेम हो जाएंगे। दूसरा, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट करवा लेंगे, एक एग्रीमेंट ले लेंगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि उसने प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, और फेयर प्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। और क्या है? इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने किसको दी थी?
मैनेजमेंट को। उसके अलावा क्या दिया है कि प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विद एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स रिक्वायर्ड, जो कि रिव्यू के लिए उसको ज़रूरी लग रहे हैं। तो ये वही तीनों चीज़ें आ गई जो हमने प्री कंडीशंस में पढ़ी थी। तो प्रायर एक्सेप्टिंग उसे ये चीज़ें डिटरमाइन कर लेनी है कि है या नहीं है। तो दोनों आपको रिलेट करके इजीली लर्न हो सकते हैं। उसके अलावा लिखा है कि अगर ये सब चीज़ें चेक करने के बाद प्रैक्टिशनर सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी प्री कंडीशन मिसिंग है, या तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया या एक्सेप्ट कर चुका था लेकिन उसके बाद उसे इनमें से कुछ मिसिंग दिखा, तो अब वो क्या कर सकता है? अगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो वो मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जा सकता है, उनको कह सकता है कि आप इन चीज़ों में चेंजेस कर दीजिए। अगर वो चेंजेस नहीं करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लॉ ने रिक्वायरमेंट की है कि उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तब उसको एक बात का ध्यान रखना है, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं थी। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि लॉ ने ज़रूरी किया था कि उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब वो कहीं का नहीं रहा, क्या करेगा? रिपोर्ट में ये बात नहीं लिखेगा कि हर चीज़ जो है वो एज पर दिस स्टैंडर्ड है। रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखेगा कि रिव्यू इज कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि लॉ ने कहा था, पर रिपोर्ट में ये मेंशन मत कीजिए कि आपने रिव्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं थी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर ये डिस्कवर कर लेता है आफ्टर द एंगेजमेंट, मतलब उसने एक्सेप्ट कर ली थी पर उसको उसके बाद में ऐसा मिलता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब क्या कर सकता है? अब वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट और TCWG के साथ। उसके बाद सोचेगा कि क्या ये मैटर सॉल्व हो सकता है तो वेल एंड बेटर। लेकिन दूसरी चीज़, अगर नहीं हो सकता है तो क्या ये सही रहेगा कि मैं इस तरीके की इंगेजमेंट में कंटिन्यू करूं? यानी कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू इन दिस टाइप ऑफ इंगेजमेंट। और तीसरा कि अगर आप कंटिन्यू कर भी रहे हैं तो आप रिपोर्ट में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ये चीज़ आप डिस्कस कर लीजिए मैनेजमेंट और TCWG के साथ। तो ये तो था इस स्टैंडर्ड का बेसिक कि हम कहाँ तक पहुँच गए। इसमें SRE 2400 के अंदर हमने सबसे पहले डिटरमाइन किया कि हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद में कुछ चीज़ें चेक की और फिर अगर चेंजेस मैनेजमेंट ने कर दी तो ठीक है, नहीं किए तो हमने आगे की चीज़ें डिटरमाइन कर ली कि हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और अगर कंटिन्यू करना है तो रिपोर्ट कैसी देनी है। अब जो पार्ट इस चैप्टर में स्टार्ट होने वाला है, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस क्रिएट किया गया है ICAI स्टडी मैट में, जिसे सॉर्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जल्द ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा और मैं चाहूँगी कि आप उस पार्ट को अलग रखें ताकि ये चैप्टर में आपका कुछ भी मैसी ना हो, बिल्कुल सॉर्टेड चले और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम इसको मिक्स ना कर पाए। तो अगला स्टैंडर्ड जो है SRE 2410, उसे हम अलग से पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटी वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, तो पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो नोट्स है ये वर्क इन प्रोग्रेस में है, जल्द ही आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।